Hello students, welcome to all of you on my YouTube channel Physics with AK Sharma. And today we will discuss about the behavior of a prism, a lens and a spherical mirror towards plane wavefront. बेटा एक प्लेन वेवफ्रंट को जब हम एक प्रिज्म के अंदर से पास करते हैं, एक लेंस के अंदर से पास करते हैं और एक स्फेरिकल मिरर के ऊपर डालते हैं तो उसका बिहेवियर कैसा होता है वो आज चीज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले प्रिज्म की बात करते हैं। फर्स्ट फॉर प्रिज्म, मान लो हमारे पास कोई प्रिज्म है, ठीक है, ये एक प्रिज्म है, ये ए बी सी एक प्रिज्म, ठीक है। अब इस पे कोई वेव फ्रंट गिरा, मान लो ये यहां से एक प्लेन वेव फ्रंट है, इस तरह से ये हमारे पास एक वेव फ्रंट यहां पे गिरा, दिस इज ये रेज की डायरेक्शन यहां से इस तरह से ये के एन नाम दे दीजिए इसको, ठीक है बेटा। तो यहां से एक सेकेंडरी वेव निकलेगी और यहां से भी एक सेकेंडरी वेव निकलेगी, तो ये वेव यहां से पास होगी और ये वेव किसके अंदर से चलेगी, ग्लास मटेरियल के अंदर से चलेगी। कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि हमारे पास ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा, दिस इज के एल नाम दिया था इसको, इसका हम नाम दे देंगे के एल और के बी नाम देना, ठीक। अब यहां से देखो बेटा, यहां से जो सेकेंडरी वेवलेट निकली वो किसमें चलेगी, एयर में, ये भी एयर में, और ये किसमें चलेगी, ये ग्लास के अंदर चलेगी। तो सेम टाइम में यहां से जो वेवलेट निकली वो टी टाइम में यहाँ पे पहुंच गई और यहाँ से जो वेवलेट निकली वो यहाँ पे पहुंच गई, क्योंकि ये ग्लास के अंदर ट्रेवल कर रही है तो ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड थोड़ा सा कम हो जाती है, और ये किसके अंदर ट्रेवल कर रही है, ये एयर के अंदर ट्रेवल कर रही है, तो यहाँ पे इसकी लाइट की स्पीड ज्यादा होगी तो ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी और ये कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि after time t, ठीक है, LC is the wave front, refracted wave front, from the prism। ये हमारे पास रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा प्रिज्म के अंदर से, ठीक है। के से जो वेवलेट निकलेगी वो एयर में चलेगी और बी से जो वेवलेट निकलेगी वो किसमें चलेगी, ग्लास के अंदर चलेगी। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो दोनों केसेस में टाइम क्या लगेगा, सेम लगेगा, टाइम क्या लगेगा, सेम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं के ए प्लस ए एल डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू किसके बराबर, BC डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास या प्रिज्म मटेरियल, तो ये वेव फ्रंट यहाँ पे गिरा, ये प्लेन वेव फ्रंट था के बी, और ये हमारे पास टी टाइम के बाद ये हमारे पास प्रिज्म के अंदर से जो पास होकर के रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट मिला, ठीक है। तो ये किसकी बात थी, प्रिज्म की बात थी। अब हम लेंस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा, लेंस की बात। यहाँ पे देखो फॉर लेंस, तो डायग्राम आप बना लेंगे, सिर्फ इसमें डायग्राम ही है, ठीक है। तो फॉर ग्लास, सॉरी फॉर लेंस, तो ये मान लो हमारे पास कोई लेंस है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो ये
ठीक है, ये एक प्लेन वेव फ्रंट, इसको नाम दे दिया हमने प्लेन वेव फ्रंट ए बी। स्ट्रेट लाइन डालते हैं, ए बी, इस पे 3 रेज हैं जो इस तरफ जा रही है, प्लेन वेव फ्रंट। अभी जब इसके अंदर से ये मान लो x p1 p2 और 1, अब यहां से जो वेव फ्रंट है वो जब इसके अंदर से पास होगी थोड़ा सा ऐसे मुड़ेगी, ये भी क्या कर देगा, थोड़ा सा इसको कन्वर्ज करेगा, और ये रे बिल्कुल, तो ये तो किस में ट्रेवल करेगी, एयर में, ये भी किस में ट्रेवल करेगी, ये ग्लास के अंदर, लेंस मटेरियल के अंदर ट्रेवल करेगी, ये किस में ट्रेवल करेगी, एयर के अंदर। तो हमारे पास किस तरह का वेव फ्रंट मिलेगा, ये कहीं ना कहीं तो मिलेंगी इस तरह से, और थोड़ा सा इसको डाइवर्स करके दिखा देंगे, और ये इस तरह से हमारे पास ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट मिलेगा। दिस इज पॉइंट, इसको कुछ भी नाम दे दो, ए डैश बी डैश। अब देखो यहां से जो वेवलेट निकली, ये मान लो प्लेन वेव फ्रंट था, ये हम यहां से ऐसे इसको ऐसे यहां पे दिखा सकते हैं इस तरह से, ए बी, इसको ए बी वेव फ्रंट है सेम। अब यहां से जो वेवलेट निकली वो किस में चली, वो एयर के अंदर चली, यहां से किस में चली, एयर के अंदर, तो ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर गई, ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर गई, लेकिन ये यहां से जो वेवलेट निकली वो किस में चली, लेंस के अंदर चली, और लेंस के अंदर स्पीड क्या होती है, कम होगी, क्योंकि ये ग्लास का बना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कैसा वेव फ्रंट होगा, दिस इज रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट फ्रॉम द लेंस, और ये इंसिडेंट वेव फ्रंट है, इंसिडेंट, ठीक, प्लेन वेव फ्रंट इस पे गिरा है, तो ये कैसा हो गया, देखो ये कैसा बन गए, ये स्फेरिकल हो गया, कैसा हो गया, स्फेरिकल। हमने प्लेन वेव फ्रंट डाला था, कैसा मिला हमें, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, तो यहां पे भी हम दिखा सकते हैं भाई ax प्लस x a डैश डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज इक्वल टू p1 p2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट किसमें, इन लेंस इज इक्वल टू by प्लस y b डैश स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तीनों केसेस में टाइम सेम लगेगा, ये यहां से टी टाइम में यहां पहुंच जाएगा, ये टी टाइम में यहां पहुंच पाएगा सिर्फ, और ये टी यहां पहुंच जाएगा। तो ये जो सरफेस यहां से हम ड्रा करेंगे दैट इज हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट थ्रू द लेंस। ठीक है, अगर कोई पॉइंट सोर्स, देखो इसमें एक चीज और है आपको नोट कर लेंगे बेटा आप लोग, यहाँ पे देखो बेटा, ये जो पॉइंट सोर्स, इफ ए पॉइंट सोर्स placed at the focus of the convex lens। ठीक है, ये मान लो हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, और ये हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है S। तो ये कैसा स्फेरिकल वेव फ्रंट भेजेगा यहां से ऐसे, कैसा वेव फ्रंट सेंड आउट करेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट हमने बताए थे, दिस इज स्फेरिकल वेव फ्रंट। लेकिन इससे पास होने के बाद, लेंस से पास होने के बाद ये रे कैसी हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ पे जो हमें वेव फ्रंट मिलेगा दिस इज प्लेन वेव फ्रंट ए बी,
वेव फ्रंट कैसा हो गया? प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है, तो लेंस से पास होने के बाद ये वेव फ्रंट कैसा बन जाएगा? प्लेन वेव फ्रंट। और ये कैसा था? स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक है, अगर कोई पॉइंट सोर्स कहां पे रखा है? फोकस पे रखा है, is placed at the focus of convex lens, then after passing through the lens the wavefront becomes plane. After passing through the lens, after passing through the lens, it becomes plane wavefront. ठीक है बेटा, तो ये डायग्राम भी आप ड्रा कर सकते हैं। अब देखो, अगर हमारे पास कोई कॉनकेव मिरर है, मिटा दो बेटा इसको, फॉर कॉनकेव मिरर, फॉर कॉनकेव मिरर, ये मान लो हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है, एक प्लेन वेव फ्रंट, इसके ऊपर आप गिरता है, मान लो ये प्लेन वेव फ्रंट, दिस इज ए बी। ठीक है, ये प्लेन वेव फ्रंट हमारा क्या है? ए बी। इस पे गिरता है तो यहाँ से जो वेवलेट निकलेगी वो यहाँ पे टकराएगी, और टकरा करके ये यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, यहाँ पे जो वेव फ्रंट टकराएगी वो टकरा करके यहाँ पे इसी टाइम में, लेकिन यहाँ से जो वेवलेट निकलेगी वो क्या ज्यादा डीप तक जाएगी, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और उतने टाइम में देखो ये यहाँ से टकराई। अब ये देखो ये पोर्शन और ये पोर्शन की बात करें तो ये ज्यादा डीप है, ठीक है, तो ये टकरा करके ये यहाँ पहुंचेगी, तो ये हमारे पास इस तरह का वेव फ्रंट मिलेगा। दिस इज P डबल डैश, इसको हम नाम देते हैं Q डबल डैश, दिस इज Q, दिस इज P। यहाँ पे इसको नाम दे दो, इसको P दे, चलो कुछ भी C और C डबल डैश। ठीक, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये यहाँ पे, क्योंकि ये अंदर तक जाएगी तो रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पहुँचती है, ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है, और ये यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, दिस इज, इसको हम लिख सकते हैं रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ठीक, अगर कोई पॉइंट सोर्स कॉनकेव मिरर के फोकस के ऊपर रखा हुआ है तो रिफ्लेक्शन के बाद जो वेव फ्रंट मिलेगा हमें वो प्लेन हो जाएगा। देखो यहाँ पे देखो बेटा, इफ ए पॉइंट सोर्स प्लेस्ड एट द फोकस कॉनकेव मिरर, अगर किसी कॉनकेव मिरर के फोकस के ऊपर रखा हुआ है, ये कॉनकेव मिरर है, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे इसके फोकस के ऊपर रखा हुआ है, तो फोकस से ये
यहाँ पे टकराया, ये यहाँ पे टकराया, प्लेन स्फेरिकल वेव फ्रंट भेजेगा यहाँ से इस तरह से ऐसे, ठीक है, ठीक है। और ये यहाँ से अभी टकरा कर कैसा हो जाएगा, दिस इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो दिस इज ए बी प्लेन वेव फ्रंट। अगर ये पॉइंट सोर्स कहाँ पे रखा है, फोकस के ऊपर रखा है, यहाँ पे रखा है, दिस इज द फोकस, ठीक। अगर पॉइंट सोर्स फोकस पे रखा हुआ है तो जो वेव फ्रंट है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसा हो जाएगा, प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो अब ये प्लेन रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये कैसे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ये हमें रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मिलेगा, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स के बिहेवियर थे प्रिज्म के, लेंस के और स्फेरिकल मिरर्स के टुवर्ड्स प्लेन वेव फ्रंट। जब उसके ऊपर प्लेन वेव फ्रंट डालते हैं तो किस किस तरह का उसका बिहेवियर होता है। उसके बाद आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेटा बहुत ही आसान है कि मान लो कि एक मीडियम में बहुत सारी वेव्स ट्रेवल कर रही हैं और आपस में सुपरइम्पोज करती हैं, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। इफ टू और मोर वेव्स, टू और मोर वेव्स traveling in a same medium, traveling in a same medium superimpose over each other, सुपरइम्पोज्ड ओवर ईच अदर। मान लो दो या दो से ज्यादा वेव्स एक मीडियम में ट्रेवल कर रही हैं और वो एक दूसरे पे क्या करती हैं, सुपरइम्पोज करती हैं, ठीक है। देन द एम्पलीट्यूड ऑफ resultant wave, then the amplitude of resultant wave is equal to the vector sum of amplitudes of individual waves, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेव होगी, उसका एम्पलीट्यूड इंडिविजुअल वेव्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। इफ टू और मोर वेव्स ट्रेवलिंग इन सेम मीडियम सुपरइम्पोज्ड ओवर ईच अदर, देन द एम्पलीट्यूड of resultant wave is equal to the vector sum of amplitude of individual wave, ठीक है। जैसे कि मान लो ये हमारे पास ये एक वेव इस तरह से ये चल रही है, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड कितना है, दिस इज y1, और दूसरी वेव्स ये है, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड कितना है, दिस इज y2, और ये एक दूसरे के ऊपर सुपरइम्पोज कर गई, तो इनके मिलने से जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, रिजल्टेंट वेव उसका एम्पलीट्यूड ये आएगा, दिस इज ये जो होगा दिस इज y1 प्लस y2, y1 प्लस y2, ठीक है। तो इस तरह से यानी कि रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड है y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉट डॉट, अगर कितने भी वेव्स अगर सुपरइम्पोज होती हैं तो उनका एम्पलीट्यूड जितने भी
वेव्स का एम्पलीट्यूड है उनके वेक्टर सम के बराबर है। ठीक है, इसमें ये भी हो सकता है कि ये तो क्या है, एक का क्रस्ट दूसरे क्रस्ट के ऊपर गिर रहा है, ट्रफ ट्रफ के ऊपर गिर रहा है, इसको बोलते हैं क्रस्ट इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है, किस तरह से, देखो यहाँ पे इसी में हम दूसरा डायग्राम बना सकते हैं, किस तरह से, देखो यहाँ पे, ये देखो एक वेव इस तरह से बेटा है और दूसरी वेव जो है वो थोड़ा सा इस तरह से, दूसरी वेव हमारी इस तरह से। अब देखो यहाँ पे इन दोनों के मिलने से जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो बिल्कुल इस तरह से बनेगी, इस तरह से। क्यों? क्योंकि इसका जो एम्पलीट्यूड है, दिस इज y1, दिस इज y2। अब इसका क्रस्ट इसके ट्रफ पे गिर रहा है, तो ये देखो इसका क्रस्ट है और इसका क्या है, ट्रफ है, तो ये इसमें से ये घट जाएगा। अब इसका एम्पलीट्यूड बड़ा है, इसका छोटा है, हमारे पास ऊपर वाले में से बचेगा। ये हम इसको थोड़ा सा और बड़ा करके दिखा सकते, दिस इज y1 माइनस y2, इस तरह से रिजल्टेंट। यहाँ पे एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ पे गिर रहा है, तो एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ पे से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, दो या दो से ज्यादा वेव सेम मीडियम में ट्रेवल करती हैं और एक दूसरे के ऊपर सुपरिम्पोज करती हैं, एक दूसरे पे के साथ मिलती हैं, तो उनके मिलने से जो रिजल्टेंट वेव बनेगी उसका जो एम्पलीट्यूड है वो दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। ठीक है बेटा, तो दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारे आगे काम में आएगा। देखो किस तरह से काम में आएगा, जब हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या इंटरफेरेंस जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इसका यूज आएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होते हैं? सोर्सेज ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है, कि ऐसा सोर्स जो कंटिन्यूअसली लाइट इमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करता है। ठीक है, अब उसमें कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? तो ऐसे सोर्स जो कंटिन्यूअसली लाइट इमिट करते हैं, सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी, और उनमें या तो फेज डिफरेंस जीरो हो या फिर फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, या तो फेज डिफरेंस जीरो हो या फिर फेज डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। तो सोर्सेज ऑफ लाइट which continuously emit light of same amplitude same frequency and a constant phase difference। और जीरो फेज डिफरेंस, या तो फेज डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट हो, या फेज डिफरेंस क्या हो, जीरो। ऐसे सोर्स जो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, लाइट इमिट करते हैं, और कंटिन्यूअसली कैसी लाइट इमिट करते हैं, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड की, जिनमें एम्पलीट्यूड क्या हो, कांस्टेंट हो, फ्रीक्वेंसी भी क्या हो, कांस्टेंट हो, और फेज डिफरेंस भी क्या हो, कांस्टेंट, या फेज डिफरेंस हो तो वो कांस्टेंट हो, या फेज डिफरेंस उनके बीच में क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो ऐसे सोर्सेज को हम क्या बोलेंगे, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे,
कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक है, अब दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट। यहां पे देखो इसके बारे में हम कुछ पढ़ते हैं। नॉट टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट। भाई दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज, इंडिपेंडेंट का मतलब जो अलग अलग सोर्स, इंडिपेंडेंट सोर्सेज कैन नॉट बी कोहेरेंट, कोहेरेंट नहीं हो सकते। जैसे कि मान लो हमारे पास दो बल्ब है, एक बल्ब हमने यहाँ पे लगा दिया और एक बल्ब यहाँ पे लगा दिया, यहाँ से लाइट निकल रही है, इससे भी लाइट निकल रही है, तो इन दोनों सोर्सेज को हम कोहेरेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि बल्ब के अंदर एटम एक्साइट होते हैं, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में पहुंचते हैं और उससे लाइट निकलती है, तो इसमें बिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं और वो कभी भी सेम या कांस्टेंट फेज डिफरेंस की लाइट एमिट नहीं कर सकते। तो दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज मतलब दो अलग अलग बल्ब हैं और हम कहें कि ये दो बल्ब कोहेरेंट होंगे, तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि हम लिख सकते हैं बिकॉज two coherent sources, two independent sources have billions of atoms which can never emit light of सेम फेज और कांस्टेंट फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस। ये दो सोर्सेज इसलिए कोहेरेंट नहीं हो सकते क्योंकि इंडिपेंडेंट सोर्सेज, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज में बिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं और वो एटम्स कभी भी कांस्टेंट फेज और सेम फेज की लाइट इमिट नहीं कर सकते। तो टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नेवर बी कोहेरेंट। दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकते। फिर कोहेरेंट सोर्सेज हम कैसे ऑब्टेन करें? तो कोहेरेंट सोर्सेज हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? कोहेरेंट सोर्सेज ऑब्टेन्ड बाय ए सिंगल सोर्स बाय रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं नॉट कोहेरेंट सोर्सेज ऑब्टेन्ड बाय सिंगल सोर्स by रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन से हम क्या कर सकते हैं? एक ही सोर्स से लाइट आ रही है, उसको रिफ्लेक्ट करवा करके हम उससे दो सोर्स बना सकते हैं। तो रिफ्लेक्ट होकर के जब दो वेव्स हमें मिलेंगी तो वो कैसे होंगी? एक सोर्स से निकली हुई, ठीक है, तो वो दोनों जो सब सोर्स हमें मिलेंगे वो कोहेरेंट होंगे। या फिर हम स्लिट का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं? स्लिट का। जैसे कैसे हम स्लिट का यूज कर सकते हैं? कंडीशन फॉर कोहेरेंट सोर्सेस। देखो यहाँ पे कोहेरेंट सोर्सेज होने के लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए? कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग टू कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग टू कोहेरेंट
सोर्सेज ऑफ लाइट। कैसे हम दो कोहेरेंट सोर्सेज ऑब्टेन कर सकते हैं? तो फर्स्ट, कोहेरेंट सोर्सेज obtained by a single source using some device। कैसे? कुछ डिवाइस का यूज करके हम कोहेरेंट सोर्सेज ऑब्टेन कर सकते हैं। बेटा देखो, मान लो ये हमारे पास एक बल्ब है, मान लो एक बल्ब, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक स्लिट लगा दी है, हमने एक थर्मोकोइल है, उसमें होल कर दिया। तो यहाँ से लाइट निकलेगी, यहाँ से लाइट निकलकर कैसे जाएगी? इस तरह से निकलेगी। यहाँ पे हमने एक और स्लिट, एक और थर्मोकोइल है, उसमें दो होल कर दिए। तो यहाँ से देखो, यहाँ से जो लाइट निकलेगी इस पे गिरेगी, और ये पॉइंट के अंदर से फिर ये दो सोर्स का काम करेगी, इससे फिर लाइट निकलेगी। तो ये सोर्सेज कैसे कहलाएंगे? दो सोर्सेज कैसे कहलाएंगे? ये कोहेरेंट, क्योंकि ये किस पे डिपेंडेंट है? एक ही सोर्स पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? तो स्लिट्स का यूज करके हम क्या कर सकते हैं? दो कोहेरेंट सोर्सेज बना सकते हैं। दूसरा देखो, सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। जो सोर्सेज ऑफ लाइट हो वो कैसे? मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब एक ही कलर की लाइट हो, जिसमें एक ही वेवलेंथ। मोनो का मतलब होता है वन, ठीक है। जैसे रेड कलर की हो गई, ब्लू कलर की हो गई, येलो कलर की हो गई। व्हाइट लाइट कभी मोनोक्रोमेटिक नहीं होती, उसमें 7 कलर होते हैं और 7 कलर्स की 7 वेवलेंथ्स होती है। तो सोर्सेज ऑफ लाइट शुड बी मोनोक्रोमेटिक। तीसरा देखो, जो पाथ डिफरेंस है दो सोर्सेज के, जो लाइट निकलेगी उसके पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। पाथ डिफरेंस बिटवीन the path difference between two waves should be small। यानी कि पाथ डिफरेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। दो वेव्स जब दो सोर्सेज से निकले तो उन दो सोर्सेज से निकलने वाली वेव्स के बीच का जो पाथ डिफरेंस है वो स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग मोनोक्रोमेटिक, ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। तो कैसे हम कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट ऑब्टेन कर सकते हैं? तो बेटा आप इसको नोट कर लेंगे, और उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होता है। दिस इज इंटरफेरेंस, ठीक है। तो इंटरफेरेंस हम पढ़ते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है इस यूनिट के अंदर से। इंटरफेरेंस के अंदर से एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो इंटरफेरेंस हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू।